बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद हैदर हसन ज़ैदी आपका इस्तकबाल करता हूँ तहे दिल से। आज हमारे साथ चैनल के स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर एसएम रज़ा साहब और आप देख रहे हैं कामयाबी के रास्ते, जहाँ पर हम एक और रास्ते के बारे में गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर साहब से, जो कि करियर काउंसलर भी हैं। आए उनका इस्तकबाल करते हैं और इस बेहतरीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और वेलकम है आपका इस प्रोग्राम पे। और थोड़े अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आज इंशाअल्लाह कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग आपके सामने हाज़िर हैं। कोशिश करेंगे कि एंट्रेंस के बारे में जो नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं या जो नई तारीख़ें आ रही हैं उसके बारे में आपको अपडेट करें। जी 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 डेफिनेटली हम क्लैट के हवाले से जो है गुफ्तगू करेंगे। बट सर, बिफोर मूविंग अहेड, जैसे कि हमें पता है कि सर हम ट्रेडिशनल एरा से मूव हो के हम मॉडर्न एरा में आ चुके हैं एंड दिस इज मॉडर्नाइज एरा, राइट? सो हाउ यू वुड डिफाइन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट? आप एजुकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे अपने हिसाब से? देखिए, वक्त के साथ इंसान को तब्दील होना है और जो वक्त की तब्दीली है, अगर उसके साथ अगर आप तब्दील नहीं हो पाए तो आप फिर वक्त के साथ चल नहीं पाएंगे। जी, आने वाला वक्त कंपटीशन का है और आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन में अगर आपको जाना हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, सिविल सर्विसेज हो, बैंकिंग सेक्टर हो, रेलवे हो, किसी भी जगह अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो एक ही सिंगल रास्ता है, वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम। जी, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है, कोशिश करनी है। और यहाँ हम लोग इस प्रोग्राम का मकसद ही है कि आपको बताएं कि इस रास्ते को कैसे आप कामयाबी से टैकल कर सकते हैं। जी जी, एंट्रेंस एग्जाम से मुझे याद आया कि क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन अपडेट आया है। जी, राइट। सो अभी नोटिफिकेशन अपडेट के बारे में अगर आप कुछ आप थोड़ी रोशनी डालें इस बात पे, और ये क्लैट क्या है, अब इस पे भी अगर आप थोड़ी रोशनी डालें तो। देखिए, क्लैट के बारे में बताऊं। जी, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। हिंदुस्तान में 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अलावा और भी दीगर कॉलेजेस हैं जहाँ से लॉ के कोर्सेज होते हैं। तकरीबन 50 से 60 उनकी तादाद है, जिसमें प्राइवेट लॉ कॉलेजेस भी हैं। तो ऐसे कॉलेज में दाखिले के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और इस एंट्रेंस की खूबी क्या है, आप देखें, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास मेडिकल के लिए एटलीस्ट बायो होना चाहिए। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपके पास मैथ्स होना चाहिए। जी। लेकिन अगर लॉ में आपको अपना करियर बनाना है, आपको क्लैट एंट्रेंस फेस करना है, तो आपके लिए ऑप्शन है कि चाहे आप कॉमर्स से हों, साइंस से हों, ह्यूमैनिटीज़ से हों, किसी भी बैकग्राउंड से अगर आपने 12th किया है तो आप क्लैट का एंट्रेंस फेस करके 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है लॉ के फील्ड में, आप उसको करके एक बेहतरीन अपना करियर बना सकते हैं। तो ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसके बारे में इंशाल्लाह और दीगर इन्फॉर्मेशन हम आगे आपको प्रोग्राम में देते रहेंगे। जी, तो सर, बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए क्या हम ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते? आज के ज़माने में जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, किसी भी शोबे में चले जाएं, अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप 12th के मार्क्स के बेस पे कहीं एडमिशन ले लें। जी, पहले ये हालत होती थी कि 12th में आपके मार्क्स है, मार्क्स लाने के बाद आप मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उसमें आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, ह्यूमैनिटीज़ में, इवन दो BA में भी अगर आपको दाखिला लेना होता था तो आप मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लिया करते थे। लेकिन कुछ सालों से अब हालत ये है कि अगर प्लेन आपको ग्रेजुएशन करना है, BA ऑनर्स भी अगर आपको करना है, तो बिना एंट्रेंस के आप नहीं कर सकते, यानी CUET एंट्रेंस आपको फेस करना पड़ेगा। तो ज़माना एंट्रेंस का है, तो बिना एंट्रेंस के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में दाखिला आज के वक्त में हिंदुस्तान में नहीं है। बट सर, लोग ये कहते हैं कि स्टूडेंट के पास मार्कशीट है, 12th उसने अच्छे नंबर से डिस्टिंक्शन से पास किया है, राइट? लेकिन क्या मैंडेटरी होता है एंट्रेंस एग्जाम दे के किसी कॉलेज में दाखिला लेना? कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होती है जो एंट्रेंस एग्जाम को मैंडेटरी जो है नहीं रखती है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आप देखें, अच्छे कॉलेज की ख्वाहिश हर बच्चे को होती है। जी, जब आप अच्छे कॉलेज में देखेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम होती है। अब जैसे लॉ का कॉलेज, जैसे मैं बताऊं, अगर 4-5 में नाम अगर आपको ऊपर के काउंटिंग ऊपर से मैं करना शुरू करूं तो बेंगलोर है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, नालसार हैदराबाद है, दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो ऐसे कैंपस में हिंदुस्तान का हर बच्चा चाहता है कि वो एडमिशन ले। बेशक। जी, तो आप अगर सपोज 200 सीट्स हैं और एक साथ 20,000 एप्लीकेशंस आ गई तो मुश्किल हो जाता है, तो मुश्किल हो जाता है। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जी, और जहाँ तक मार्क्स के बारे में आपने कहा, आप देखें, आज से 5 से 10 साल पहले बोर्ड्स में इतनी परसेंटेज बच्चों की नहीं आती थी जो आज आती है, आज आ रही है, राइट? आज तो हालत ये है, और यहाँ मैं बच्चों से ख़ास तौर से और पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, एक ज़माना था जब 33% पे लोग पास हुआ करते थे, आज भी होते हैं, लेकिन अगर आज 75% से अगर आपके बच्चे के नंबर कम आते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि आपका बच्चा बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज है।
तो मार्क्स आज की डेट में बच्चों के बहुत आते हैं 90s में 95%। अगर किसी स्कूल में 200 बच्चों ने 12 बोर्ड का एग्जाम दिया तो आप देखेंगे एटलीस्ट 50 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका स्कोर मोर देन 95% है। Right. तो स्कोर बच्चों के बहुत आते हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं याद दिलाना चाहूंगा पास से, आज से 4-5 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में SRCC एक कॉलेज है जी, वहाँ BCom ऑनर्स के लिए 12th के बाद दाखिला होता है। और तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12th के मार्क्स के बेस पे दाखिला होता था। आपको जान के हैरत होगी कि सारी सीट्स 98% में खत्म हो चुकी थी और पहली कट ऑफ जो है वो 100% गई थी। तो मार्क्स इतने ज्यादा बच्चों के आते हैं। तो अब प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जब आपको दाखिला लेना होगा तो मार्क्स आपके लिए कोई क्राइटेरिया, हाँ ये जरूर है कि 12th में आपको पास होना है, लेकिन एक सिंगल क्राइटेरिया है कि आप एंट्रेंस दें, एंट्रेंस में अच्छी रैंक लाएं, तभी अच्छे कॉलेज में आपको दाखिला मिलेगा। बट सर इसकी स्ट्रेटजी कैसी होगी? बिकॉज जो स्टूडेंट है वो 12th का तो एग्जामिनेशन कर ही रहा है, एंड इज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट, राइट? साइमल्टेनियसली क्या उसको एंट्रेंस एग्जाम की प्लानिंग जो है वो भी शुरू कर देनी चाहिए या उसके लिए वेट करना चाहिए? बेहतरीन सवाल आपने राइज किया। आप देखें जी, जितना अहम आपके सामने कोई टारगेट होगा उसकी तैयारी उतनी पहले से आपको करनी चाहिए। बेशक। जितना लेट आप होंगे चीजें उतनी ही आपके लिए मुश्किल होंगी। जी, आपने सुना होगा इबादत के बारे में बताया जाता है कि जवानी की इबादत का सवाब सबसे ज़्यादा होता है। तो जितने पहले किसी अच्छे काम को आप नेक काम को शुरू करेंगे उतना ही रिजल्ट आपके लिए परफेक्ट होगा। तो एंट्रेंस की जितने पहले से आप तैयारी करेंगे उतनी ही बेहतर होगा। अब यहाँ से वालिदैन से एक मैं गुजारिश करूँगा, बच्चों के साथ उनके फ्यूचर के बारे में आप सोचें, ज़रूर उस पर निगाह ले जाएं और ये ख्याल करें कि अगर आपके बच्चे को लॉ की तरफ जाना है और बच्चा आपका 9-10th में है तो यहीं से आप उसको क्लैट के बारे में बताना शुरू करें, उसकी इंग्लिश अच्छी करनी शुरू करें, 10th तक की मैथ्स उसकी अच्छी करनी शुरू करें और उसको एंट्रेंस के बारे में बताना शुरू करें। और जैसे ही 10th के बाद बच्चा 11th में आता है, पैरेलल 11-12 की वो तैयारी भी करे और साथ साथ क्लैट की एंट्रेंस की तैयारी भी अगर वो शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि 12th एग्जाम के बाद बोर्ड में अच्छा स्कोर भी लाएगा और क्लैट कामयाबी से क्वालिफाई भी करेगा। तो पहले से यहाँ पे आपको अटेंटिव होना है। बट सर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स से जो मैं पर्सनली जब मिला हूँ तो उन्होंने एक चीज़ कहा है कि वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, वेदर इट इज़ अ मैथ्स, वेदर इट इज़ अ साइंस, वेदर इट इज़ अ इंग्लिश। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में उनके कम मार्क्स आते हैं, मसलन इंग्लिश हो गया, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ये डीमोटिवेट हो जाता है कि क्या वो क्लैट क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने आप में जो है सेल्फ डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आपको पता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है तो आपको सबसे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी कमज़ोरी पे आप काम करें। जी। तो आप मुझे ये बताएं कि जहाँ पे लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 2200 सीट्स हो, जी, तो ख्वाहिश आपकी भी विदिन 2200 आने की है, तो इसका मतलब आपके अंदर परफेक्टनेस तो होनी ही चाहिए। तो अगर लगता है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और वक्त है आपके पास, तो आपको आपकी कमज़ोरी पे काम करना चाहिए। जब तक ईच एंड एवरी पोर्शन में आप परफेक्ट नहीं होंगे, स्कोर आपका अच्छा नहीं होगा, कट ऑफ को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अगर कमजोरी का पता है तो काम करना और कमजोरी को दूर करना ही अक्लमंदी है। जी जी। और रही बात क्लैट की, तो ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहाँ मिलता है और कितने का होता है? क्लैट का फॉर्म जो है ऑलरेडी आ चुका है और लास्ट डेट इंशाल्लाह अभी हम लोग नोटिफिकेशन स्क्रीन पे शो करेंगे। लास्ट डेट जो एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने की वो 3 नवंबर है और 3 दिसंबर में इसका एग्जामिनेशन है। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है और फॉर्म का प्राइस बताना चाह रहा हूँ। जनरल कैंडिडेट के लिए 4000 है और जो बच्चे ST/SC हैं उनके लिए 3500 यानी 3500 रुपये इसके फॉर्म के प्राइस है। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। जी। और काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि अगर डेट जो है निकल जाए, जैसे 3 नवंबर यू सेड, राइट, और उनको डेट्स जो है नहीं मिली या कहीं किसी तरह से वो बिजी है, कहीं बाहर है, तो क्या वो 3 नवंबर के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं? कोई चांसेस है इस बारे में? अगर आप लेट हो गए तो ध्यान रखेंगे, हमेशा इंसान ज़िंदगी में कुछ अपनी गलतियों को कुछ लफ्ज़ बोल के आगे निकल जाता है। जैसे ट्रेन छूट गई, ट्रेन नहीं छूटी, ट्रेन वक्त से गई, छूटे हम। जी। तो एग्जामिनेशन के डेट की जो लास्ट डेट होती है एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करने की, वो तब्दील जनरली नहीं होती है। अगर आप 3 नवंबर या उसके पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर सके तो आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है, फिर आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर अगले साल 2025 के एडमिशन के लिए आप क्लैट का फॉर्म फिल कर पाएंगे। सो यहाँ से ये प्रोग्राम इसी मकसद से किया जा रहा है। तो कोई पेनल्टी अमाउंट पे करके ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे कुछ एंट्रेंस में इस तरह के क्लॉज दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 नवंबर लास्ट डेट है, ध्यान रखेंगे आप।
और ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि वक्त से हम आपको यहाँ से अपडेट करें, पेरेंट्स को यहाँ से ख़ास तौर से हम बता रहे हैं अगर आपके बच्चे एग्ज़ाम में किस तरह से स्कूल के एग्ज़ाम में बिजी हैं या उनके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है क्लाइड का फॉर्म ऑनलाइन अपने बच्चे के लिए ज़रूर फिल करें। और इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे और सवाल आते हैं, उसमें हम बताएंगे कि फॉर्म फिल करने वक्त क्या क्या आपको ख़ास तौर से जमा रखना है, किस किस तरह की चीज़ें आपकी रिक्वायर होंगी। जी। और क्लैट में बेसिकली क्या टाइमिंग्स होती है और क्या मॉक टेस्ट या मॉक रिवीजन करने का मौका स्टूडेंट को दिया जाता है? देखिए, हर चीज़ के बारे में बताऊं, अब ज़माना जैसे प्रोग्राम के पहले जब आपसे बात हो रही थी और आपने अर्ज़ किया कि इंटरनेट का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मौजूद भी हैं। बच्चों से कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक, आई डू एग्री विद इट। मतलब चीज़ें ऐसी जो आप बहुत मुश्किल से पा सकते हैं, वो सेकंडों में आप ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो सकती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जाएं, नेट पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, तो अपने मकसद के साथ जाएं और जितनी देर आपको काम करना है उस काम को करके फिर नेट ऑफ करके किताबों के साथ आपको लगना है। बेशक टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट आपको एकदम रखना है, वरना आपको खुद पता भी नहीं चलेगा और गोल्डन टाइम, प्रीशियस टाइम आपका कैसे हाथ से निकलेगा। और जब गोल्डन टाइम, प्रीशियस टाइम हाथ से निकलेगा तो बाद में सिवाय पछतावे के और कोई चीज़ नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन सारी होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन जब आप जाएंगे तो मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा जी। इस बार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने खुद ही ऑनलाइन सारा एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरह का होगा उस पर मॉक टेस्ट भी लॉन्च किया हुआ। आप उस पर जाके लॉगिन करके अपनी लॉगिन आईडी बना करके उस फॉर्म को पूरे मॉक टेस्ट को आप डाउनलोड करके और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं 4-5 साल के, उनके भी पेपर वहाँ पे दस्तयाब हैं, आप उनको भी डाउनलोड करें, डाउनलोड करके घर पे आराम से प्रैक्टिस करें। और ध्यान रखें, जो मैंने पहले बात कही है कि प्रैक्टिस के दरमियान आप ध्यान रखें, जब आप प्रैक्टिस कर लें, मॉक टेस्ट पेपर देख लें, दे लें, तो बैठ के एनालिसिस करें आप जी। राइट। और देखें कि पेपर में अगर 4 या 5 सेक्शन है तो किस सेक्शन के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे जी। बिफोर गोइंग इन रियल एग्जामिनेशन। 3 दिसंबर का एग्जाम जो संडे को एग्जाम होना है, उस एग्जाम में जाने के कबल मॉक टेस्ट पेपर करने में जिस सेगमेंट में आपकी परेशानियां हैं, उस परेशानियों पे आप काम करें। अगर इंग्लिश में आपकी परेशानी है, ग्रामेटिकल पोर्शन आपका वीक है, ग्रामर पे आपको काम करना चाहिए। रीजनिंग पोर्शन आपका वीक है, रीजनिंग पे आपको काम करना है। मैथमेटिकल पोर्शन अगर आपका वीक है या लीगल रीजनिंग अगर आपका वीक है, तो आपको उस सेक्शन पे काम करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर और भी आपको डाउनलोड करना चाहिए। अलॉटेड टाइम में बैठ के घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में जाने के पहले सारी अपनी कमियों को दूर करके आप जाएं। जी। तो सर, जैसे कि पुराने पेपर्स के जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि एचएससी के आप 5 पेपर्स, प्रीवियस 5 पेपर्स आप स्टडी कर लीजिए, उसमें से 60-70% आ जाएगा। तो क्या क्लैट में भी इस तरह का पैटर्न होता है कि आप प्रीवियसली 4-5 पेपर आप स्टडी कर लीजिए, देन यू आर अप टू 35-40% यू आर नियर बाय टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस? बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में जो आपने बात रखी, बहुत अच्छा आपने इशारा किया। और बच्चों के लिए ख़ास तौर से आपने इशारा किया कि अगर प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन कर लिए जाएं जी, तो आपको पता चल जाता है कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और उसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंट्रेंस थोड़ा डिफरेंट है जी, नो डाउट एट ऑल। इंट्रेंस के बारे में एक चीज़ और मैं यहाँ से कहूँगा, इंट्रेंस में पास होना मुश्किल नहीं है, बट हायर रैंक, अच्छी रैंक, कट ऑफ ये लाना थोड़ा टफ होता है जी। जैसे एक एग्जांपल यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में टॉप अगर मैं 2 कॉलेज देख लूँ, NLU बेंगलोर की बात करूँ या नालसार हैदराबाद की बात करूँ, तो अगर 120 नंबर का अगर एग्ज़ाम है जी, तो एटलीस्ट आपके, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ 100 से 110 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 120। ओके। तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, सिलेक्ट आप होंगे। एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे पेरेंट्स को कोरिलेट कर रहा हूँ, जैसे नीट एग्जामिनेशन, MBBS आपको करना है तो 1 नेशन 1 टेस्ट एक अकेला एग्जाम है, नीट का एग्जाम, इंडिविजुअल एग्जाम है, राइट? या नीट है। नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है और आप तमाम लोगों को जान कह रहे होगी कि क्वालिफाइंग मार्क्स 720 में 170 है। ओके। लेकिन 170 का मतलब ये नहीं कि आपको MBBS की सीट मिलने जा रही है, नो। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, उतना स्कोर करना पड़ेगा। जैसे मैं मुंबई में अगर बैठा हूं और मेरे पास ही JJ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे आपने सुना होगा जी। तो JJ मेडिकल कॉलेज में अगर आपको MBBS लेना है तो 720 में एटलीस्ट आपका मार्क्स 640 होना चाहिए। ओके।
170 क्वालिफाइंग है, लेकिन 170 पे आपको एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही है। तो क्लैट अगर 120 मार्क्स का हो रहा है तो 30 या 40 मार्क्स क्वालिफाइंग होगा, लेकिन 30-40 मार्क्स लाने पे आपको किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल मुश्किल रहा। हो जाता है। कट ऑफ आपकी, यानी वो कट ऑफ आपको क्लियर करना है, कोशिश करना है कि मैक्सिमम आप स्कोर करें। टारगेट बनाएं कि एटलीस्ट मैं यहाँ बोल रहा हूँ 120 में 100, यानी तकरीबन 100 मार्क्स आपको या 100 से प्लस मार्क्स आपको लाना है। जी। और सर अगर इनको कभी कम मार्क्स मिल गया, राइट, फॉर एग्जांपल, तो क्या री टेस्ट का भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है? क्लैट की खूबी है जी, कि आप इसमें एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में आप इस एग्जाम को फेस कर दिस इज द सकते हैं। एडवांटेज है। और सेकेंड एडवांटेज एक और यहाँ से मैं बच्चों को अर्ज करूँ, जब आप कॉमन एक सोसाइटी में बैठते होंगे तो एक कॉमन सा एक क्वेश्चन आता है कि साइंस में ज़्यादा ऑप्शन, कॉमर्स में उससे कम, ह्यूमैनिटीज़ में उससे कम। जी। लेकिन कुछ एंट्रेंस ऐसे हैं जिसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम की कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे क्लैट। ओके। कॉमर्स से आपने 12th किया तो भी आप क्लैट दे सकते हैं, अगर आपने साइंस से किया तो भी आप क्लैट दे सकते हैं, अगर आपने आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज से किया तब भी आप क्लैट दे सकते हैं। तो क्लैट में यहाँ पर एज बैरियर नहीं है, नंबर 1 सबसे पहली सहूलत। दूसरी सहूलत ये है कि किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास किया है या 2024 में मार्च में या फरवरी में अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं 12th बोर्ड का, आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। स्ट्रीम कोई भी आपकी हो, आपको बोर्ड में सिर्फ पास होना है, स्ट्रीम कोई भी हो, आप इस एंट्रेंस को दे सकते हैं। जी। और इसमें कितने प्लेसमेंट या कोर्सेज होते हैं इवेंचुअली? देखिए, लॉ के बारे में पहले का जो ट्रेडिशनल लॉ था जी, वो क्या होता था कि आपने सिंपल पहले 11th-12th पास किया, 11th-12th पास करने के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, राइट, और ग्रेजुएशन करने के बाद से आप LLB किया करते थे, और LLB करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होता था, और उस रजिस्ट्रेशन के सहारे फिर आप किसी कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करने की इजाज़त मिल जाती थी, और एज अ एडवोकेट आप वहाँ प्रैक्टिस करना शुरू करते थे। तो लॉ में करियर बनाने के लिए ये एक पाथ हुआ करता था। तो 2 साल 12th आपने किया, 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया, 3 साल आपने LLB किया, जी, तो 8 साल आपके हो गए। और उसके बाद फिर आपका करियर वहाँ से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक सिंपल सा एग्ज़ाम है, उसको फेस करके और फिर आपने वहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, और उस नंबर के थ्रू फिर आप किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट हो या प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद और भी डिग्रियाँ होती हैं, LLB के बाद आप LLM कर सकते हैं, और भी आगे अगर आपको बढ़ना है तो LLD है, यानी PhD भी, आप डॉक्टरेट भी कर सकते हैं लॉ में, और डॉक्टरेट करने के बाद अगर आप चाहें तो लॉ के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ओके। तो सिनेरियो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अब वो जो लॉ का जो कल्चर पहले था, जो लॉ का एक पहले एक स्ट्रीम बना हुआ था कि अगर आपको लॉ करना है तो आपको कोर्ट में ही प्रैक्टिस करना है, अब वो चीज़ें बदल रही हैं आहिस्ते आहिस्ते। अब वो नहीं है, मतलब लॉ करके आप कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, ऑप्शनल है वो, या कोर्ट में आप जाएं, प्रैक्टिस करें, एडवोकेट बने। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स आने लगी हैं जी, लॉ प्रोफेशनल्स की। जैसे अब आपने कोर्स के बारे में कहा, तो सिंपल जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद आपको LLB करना है। अब 12th के बाद आप 5 साल का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जी, BA LLB आप कर सकते हैं, BCom LLB कर सकते हैं आप, BBA LLB। देखें, आपने जनरली देखा होगा कि 12th के बाद बच्चे BBA करके देन MBA करते हैं। राइट। अब BBA LLB 5 साल का कोर्स आपके पास आ गया। अब आपने BBA LLB कर लिया, और उसके बाद अगर आप MBA कर लें, HR में कर लें, फाइनेंस में कर लें, तो सोचें आप कॉर्पोरेट सेक्टर में, या कॉर्पोरेट सेक्टर में कितनी बड़ी डिमांड आपके लिए क्रिएट हो सकती है कि आपके पास एक मैनेजरियल स्किल भी है और आपको कॉर्पोरेट लॉ का पता भी है। तो एक अच्छी जॉब आपके लिए क्रिएट हो सकती है। उसी तरह से BSc LLB, आपने सुना होगा पेटेंट वगैरह का सारा ये जो लॉ होता है, उस लॉ के जो जानकार होते हैं उनके लिए एक और भी LLB आ चुकी है आजकल, BSW, बैचलर इन सोशल वर्क्स। इसके साथ भी LLB का कम्बिनेशन आ गया। NGOs के बारे में आपने सुना होगा कि अगर आपको अपना NGO अगर लॉन्च करना है और आपने BSW प्लस LLB का 5 साल का कोर्स कर लिया, तो बेहतरीन आपके पास वेलफेयर की जानकारी भी होगी, सोशल वेलफेयर की, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लॉ के जानकार भी होंगे। तो एक अच्छा आप NGO भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी अच्छे NGO में एक बेहतरीन प्रोफेशनल के तौर पे आप जा सकते हैं। और कुछ सालों पहले, क्योंकि IT का ज़माना है आजकल, तो BSc IT LLB करके भी एक कोर्स लॉन्च हुआ है, क्योंकि साइबर क्राइम के बारे में आपने सुना होगा। तो साइबर की भी, साइबर लॉ भी आजकल आ चुका है।
तो साइबर में जितने क्राइम्स होते हैं उसको आई मीन लॉ के ज़रिए हैंडल करने वाले भी प्रोफेशनल्स होते हैं। तो बीएससी आईटी एलएलबी के जो प्रोफेशनल होते हैं वो इस तरह के आई मीन प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बाद उस सेक्टर में एक बेहतरीन जॉब पा लेते हैं। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में क्लैट के थ्रू पहुंचते हैं तो करियर में ब्राइट ऑप्शंस आपका इंतज़ार कर रहा होगा। बट सर जैसे आपने कहा कि बीबी एलएलबी में 5 इयर्स का टेन्योर होता है, राइट? बट व्हाट इफ़ अगर कोई स्टूडेंट 5 इयर्स का टेन्योर में से 3 साल के बाद कोई गैप आ जाए या 2 साल 3 साल के बाद कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाए कि उसको गैप लेना पड़ जाए, इस सूरत हाल में वो क्या कर सकेगा? बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे आपने राइज किया और पेरेंट को भी मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आगे भी हम लोग प्रोग्राम में इसके बारे में बताएंगे। देखिए गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है अभी, एनईपी थोड़े 3 साल पहले लॉन्च हुई है और आहिस्ते आहिस्ते हिंदुस्तान में मैक्सिमम स्टेट एनईपी को लागू कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इस तरह का प्रोविज़न आने वाला है कि किसी कोर्स को अगर आपने शुरू किया, सपोज वो अगर 3 साल का कोर्स है और आपने इस कोर्स को शुरू किया और हालत ये हुई कि 1 साल के बाद आपकी माली हालत ऐसी नहीं है कि आप उसको कंटिन्यू कर सकें। तो पहले क्या होता था कि 1 साल के बाद अगर आप कंटिन्यू नहीं हो पाए और 1-2 साल के बाद आपकी पोजीशन ऐसी होगी कि आप एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं तो वो आपका 1 साल बर्बाद जाता था। जी वो तो है। और फिर दोबारा से आप शुरू करते थे। जी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक अच्छी चीज़ ये आ रही है कि अगर किसी कोर्स को आपने शुरू किया और 2 साल किया, अगर वो 3 साल का कोर्स है और किसी वजह से आप रुक गए और 1 साल के बाद दोबारा अगर आप उस कोर्स को करना चाहेंगे तो अब आपको दोबारा से वो 2 साल आपके बर्बाद नहीं होंगे, वहाँ से एंट्री होगी और बचा हुआ जो 1 साल था सिर्फ आपको वही कंप्लीट करना होगा। ओके। तो ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते आ रही हैं। अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं है लेकिन आने वाले 1-2 साल में ज़रूर आएगी ये। यहाँ पेरेंट को मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इनके बारे में अवेयर रहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदल जाएंगी जिसका आपको इल्म नहीं होगा और जानकारी ना होने की वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको आपके बच्चे को मिल सकती हैं शायद जानकारी ना होने की बिना पे आपके हाथ से निकल जाएं। तो अपने आप को अपडेट रखें और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम से आप जुड़ते रहें, हम लोग यहाँ से आपको अपडेट करते रहेंगे। अपडेट से मुझे ये बात जहन में आई कि जो करंट अफेयर्स जो स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है ना रेगुलर बेसिस, वेदर ये न्यूज़पेपर हो या ऑनलाइन कोई न्यूज़ पोर्टल्स हो, राइट? सो क्लैट में इनको करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना पड़ेगा या ये करंट अफेयर्स को एज एन ऑप्शनल छोड़ सकते हैं? देखिए न्यूज़पेपर से मैं समझता हूँ लॉ, अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से मैं अटैच कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। मैं किसी भी प्रोफेशन में जाने के लायक मैं हूँ या नहीं हूँ, इसके लिए मुझे किन किन खुसूसियात का मालिक होना चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हमारे में होना चाहिए। तो लॉ के जो जानकार होते हैं उनके अंदर सबसे पहली 2-3 चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान रखें, एज ए पॉइंटर बता रहा हूँ। आपके अंदर ऑडिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ओके। क्योंकि आपको कन्विंस करना है किसी को। अगर किसी केस को आप डिफेंड कर रहे हैं कोर्ट में रखना है तो आपको बोलना है उस पर। राइट। तो एक तो ऑडिटिंग कैपेसिटी आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग स्किल भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किसी केस को प्रेजेंट करना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। तो इसका मतलब लैंग्वेज पे भी आपको कमांड होना चाहिए। राइट। तो लैंग्वेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी ऑडिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑडिटिंग स्किल आपके अंदर अच्छा होना चाहिए, बोलने की सलाहियत। और तीसरी बात जो हमेशा मैं बोलता हूँ, बॉडी लैंग्वेज आपकी प्रॉपर तो होनी ही चाहिए। जी। घबराहट नहीं होनी चाहिए। किसी चीज़ को जब आप रखें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सामने वाले को लगे कि आप बात को तह तक जानते हैं और उसको आराम से समझा सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी अगर है तो मेरे ख्याल से लॉ आपके लिए बेस्ट एक ऑप्शन बन सकता है लाइफ में। ऐसा ना हो कि बोलने की सलाहियत नहीं हो और आपने लॉ एज ए प्रोफेशन ले लिया, लिखने की सलाहियत नहीं हो, लॉ एज ए प्रोफेशन ले लिया, तो हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करिएगा। और अगर सर किसी ने ले ही लिया है लॉ को एज एन प्रोफेशनल, तो ये कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास तो काफ़ी कॉलेजेस होते हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, पर ये कश्मकश में रह जाता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज हम ऑप्शनल में छोड़ सकते हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि कौन सा कॉलेज इनको लेना चाहिए? देखिए, जो हिंदुस्तान में आपको बताऊं, एक बड़ा कॉमन सा एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, नेशनल इम्पॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट्स हैं, INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। ओके। तकरीबन 165 इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं अक्रॉस इंडिया, जिसमें एम्स है, IIMs हैं, IITs हैं, NITs हैं, IIITs हैं,
मुंबई यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, IISc बेंगलोर है, IST है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन 165 के आसपास हैं। मुंबई में टिस आपने सुना होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो ये 165 तकरीबन ये निकल के आते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे बच्चों के लिए ख़ास तौर से, ज़िंदगी में अगर कुछ भी चाहिए तो आपको बेहतर चाहिए। बेशक जी। शर्ट भी लेनी है तो बेहतर ही वाली लेनी है, डेफिनेटली। शू भी लेनी है तो बेहतर ही वाली लेनी है। तो अगर पढ़ाई करना है तो बेहतर वाला ही कॉलेज आपको ऑप्ट करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो INI आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट कॉलेज। अगर लॉ में आपको जाना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एकदम जाना चाहिए, पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। कहाँ है ये कॉलेज? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के तकरीबन इस वक्त 25 हैं जी। और महाराष्ट्र में मुंबई में आपके है, औरंगाबाद में है, दिल्ली में है, आपका बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, रायपुर में है, रांची में है, पटना में है, कोलकाता में है। इस तरह से 26 बड़ी बड़ी सिटीज़ में इंडिया के है। और इसके अलावा जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपस में भी लॉ के कॉलेजेस होते हैं, लॉ का डिपार्टमेंट होता है। आप सेंट्रल लॉ यानी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से भी आप LLB का प्रोग्राम या LLB का कोर्स कर सकते हैं। तो जब भी कोई कोर्स करें कॉलेज अच्छा होना चाहिए। डेफिनेटली जी। तो सर, जो बच्चे आज की तारीख में जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देना पसंद करेंगे? हमेशा वक्त से तैयारी, जितना पहले से तैयारी शुरू करेंगे उतना ही परफेक्ट आपका अटैम्प्ट होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, टारगेट जो भी लें उसको अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें, वक्त को ज़ाया मत होने दें और जिस तरह का आपको टेस्ट देना है उस पैटर्न में ढालने की अपने आप को कोशिश करें। अब देखें, लाइफ में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, अगर बच्चे उसको कोरिलेट करें अपनी लाइफ से तो समझ में आए उनको। जी। सपोज अगर इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है कोई क्रिकेट का सीरीज़ खेलने के लिए, तो वनडे टेस्ट और T20 के पहले आपने देखा होगा वार्म अप गेम्स होते हैं। जी। क्यों होते हैं वार्म अप गेम? ताकि वहाँ की फ़िज़ा से, एटमॉस्फेयर से, पिच से, ग्राउंड से आप यूज्ड टू हो जाएं। इसी तरह से जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके सामने है जिनको फेस करना है, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा के उस एग्जामिनेशन से आप रूबरू हो जाएं। आप देख लें कि किस तरह का एग्जामिनेशन आता है, किस तरह का पेपर आता है, कितना टाइम होता है, किस तरह का की मार्किंग स्कीम होती है, किस किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी पहले से जानकारी आप हासिल कर लें। और एक अच्छी जानकारी लें, टाइम टेबल परफेक्ट बनाएं, प्लानिंग अच्छी करें और अच्छे से मजबूती से अटैम्प्ट लें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप कामयाब जरूर होंगे। तो सर, यहाँ पे कोई वेबसाइट या कुछ ऐसे पोर्टल्स है जहाँ पे पेरेंट्स जो है वो खुद जाके जो है देख सके कोर्सेज कितने हैं, पैटर्न्स क्या है, मॉक रिवीजन कैसे होंगे, कब होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन कोई एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है? सारी इन्फॉर्मेशन इसी कामयाबी के रास्ते प्लेटफॉर्म से मैं अभी यहीं पे बच्चों को और पेरेंट को दे रहा हूँ। तो जैसे आपने अर्ज़ किया था कि मैं बताऊँ कि यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या है जी। तो अभी स्क्रीन की बारी है और आप देखें स्क्रीन पे सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन शो कर रहा हूँ, जिससे आपका आइडिया हो कि फॉर्म कब निकला है, क्या लास्ट डेट है और किस साइट पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्लैट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी 1 जुलाई 2023 से निकल चुका है और लास्ट डेट फॉर्म भरने की वो 3 नवंबर 2023 है। फिर से मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, यहाँ पे लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 3 नवंबर 2023 है और एग्ज़ामिनेशन की डेट 3 दिसंबर 2023 यानी संडे को ये एग्ज़ाम होगा। जी बेहतर। और इसमें पेपर पैटर्न क्या हो सकता है? खुशखबरी है बच्चों के लिए, पिछले साल 150 क्वेश्चन आए थे 2 घंटे में। अच्छा। यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, लेकिन इस बार गुड न्यूज़ 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आने जा रहे हैं। मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ, करेक्ट करने पे 1 नंबर मिलेंगे और अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव के -1/4। तो मैं पेपर में टॉपिक बता रहा हूँ और कितने टॉपिक, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। क्लैट क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर जो 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बता रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज पे 28 से 32 यानी 28 to 32 क्वेश्चंस आएंगे, यानी टोटल पेपर का 20% वेटेज इंग्लिश का होगा। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, इस पे 35 से 39 क्वेश्चंस आएंगे, यानी टोटल पेपर का 25% पोर्शन जो है वो करंट अफेयर्स से होगा। उसके बाद लीगल रीजनिंग, लॉ की जानकारी, उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे।
इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 से 39 क्वेश्चंस आएंगे, 25% ऑफ द टोटल पेपर ये होगा। लॉजिकल रीजनिंग के 28 से 32 क्वेश्चन आएंगे, 20% वेटेज इसका होगा टोटल में। और उसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक यानी बेसिक मैथ्स 10 तक की मैथ्स जो है वो 13 से 17 क्वेश्चन आएंगे और 10% ऑफ द टोटल पेपर होगा। तो 120 क्वेश्चन होंगे आपके, 120 मिनट होगा। मार्किंग स्कीम मैंने बता दिया है, 1 नंबर करेक्ट करने पे और -1/4 नेगेटिव मार्किंग। जी सर, तो शुक्रिया आपका कि आपने जो है जनरल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ, और इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड में जो है हम और गुफ्तगू करेंगे जनरल डिस्कशन टूवर्ड्स एजुकेशन एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, और बच्चों के लिए ख़ास तौर से जल्दी से फॉर्म फिल करें और एक अच्छी तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम में जाने की कोशिश करें। हमारी साइड से और चैनल विन की तमाम टीम की तरफ से हम दुआ गो हैं कि आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने वक्त निकाला चैनल विन के लिए, और इंशाल्लाह फिर हम अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। आप अपना फ़ीडबैक जो है हमें winislam@gmail.com पे भेज सकते हैं। हम ज़रूर आपका फ़ीडबैक जो है पढ़ते हैं। देखते रहिए चैनल विन। खुदा